हाँ जी, तो आज मैराथन स्टार्ट करें यानी कि रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आता है सेक्शन 56 टू सेक्शन 59। और सबसे इंपॉर्टेंट अदर सोर्सेज हेड क्या बोलता है? सबसे पहला तो वो इनकम जो चारों हेड्स में नहीं गई प्लस वो एग्जेम्प्ट भी नहीं है। कौन सी इनकम? एक तो वो इनकम जो चारों में से किसी भी हेड में नहीं गई, और एक वो इनकम जो एग्जेम्प्ट भी नहीं है सेक्शन 10 में। वो इनकम आती है अदर सोर्सेज हेड में, ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका अदर सोर्सेज। अब एक रफ आइडिया ले लेते हैं कौन सी इनकम इस हेड के अंदर हमको पढ़नी है। तो डिविडेंड की इनकम आपको कहीं पर भी अगर दिखेगी पूरे क्वेश्चन में तो दैट मीन्स वो अदर सोर्सेज का हिस्सा है। कैजुअल इनकम, किस्मत से कमाई हुई इनकम, आपकी कोई लॉटरी निकल गई, हॉर्स रेस में जीत गए, ऑनलाइन गेमिंग में कमा लिया। फैमिली पेंशन, आप नहीं हो, आपके मरने के बाद में आपकी जो पेंशन है वो फैमिली को रिसीव हो रही है, तो वो भी अदर सोर्सेज में जाती है। गिफ्ट, गिफ्ट एक्चुअली जो है वो आप 3 हेड्स में पढ़ते हो। एक तो आप गिफ्ट को पढ़ते हो, 3 नहीं बेसिकली तो 4 हेड्स में आपका गिफ्ट कवर हो जाता है। सैलरी में तो पढ़ते ही हो, पीजीबीपी में भी पढ़ते हो, कैपिटल गेन में भी गिफ्ट का प्रोविजन पढ़ते हैं, एंड अदर सोर्सेज में भी गिफ्ट का प्रोविजन आता है, ठीक है। इसके अलावा एफएमवी से एक्सेस में अगर आपने क्लोजली हेल्ड कंपनी ने कुछ, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एंजल टैक्स। एंजल टैक्स बोलते हैं इसको टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग। ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि आपने शेयर इशू करे हैं प्रीमियम पे। अब प्रीमियम का मतलब क्या हो गया? फेस वैल्यू से ऊपर। लेकिन अगर आपने एफएमवी से भी ऊपर करा है तो जो भी एक्सेस है ना वो हम टैक्स कर देंगे अंडर अदर सोर्सेस, ठीक है। फिर आपका जो कंपल्सरी एक्विजिशन होता है उसमें आपको जो भी इनहैंस्ड कॉम्पेंसेशन मिलता है, ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन तो कहां जाता है? कैपिटल गेन हेड में। इनहैंस्ड कॉम्पेंसेशन भी उधर ही जाता है, लेकिन इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आता है अदर सोर्सेज हेड में। इंटरेस्ट ऑन ओरिजिनल एंड इनहैंस्ड कॉम्पेंसेशन इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। अगर आपकी कोई भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, ऐसी इनकम जिसका सोर्स आपने नहीं बताया, उस इनकम के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो उस पे भी आपका अदर सोर्सेज हेड में लायबिलिटी आती है। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी आपने सबलेट करी है, अगर लेट आउट है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाता है, यानी कि सेक्शन 22 से सेक्शन 27। और अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं गया, और वो कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाती है? या तो आपने प्रॉपर्टी बिजनेस के काम में ली है तो पीजीबीपी में जाती है, और अगर सबलेटिंग करी है तो अदर सोर्सेज हेड में आती है। फिर डायरेक्टर्स सिटिंग फीस, क्योंकि डायरेक्टर्स का और कंपनी का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता, डायरेक्टर पीजीबीपी में भी नहीं जाता बिकॉज बिजनेस नहीं है, तो डायरेक्टर कहां आता है? अदर सोर्सेज। पार्टनर भी ऐसे तो सैलरी में नहीं जाता, तो पार्टनर कौन से हेड में जाता है? पीजीबीपी हेड में सेक्शन 40B पार्टनर के लिए आता है। इधर रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय एमपीज एंड एमएलएज। देन इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट का पॉइंट किसी भी हेड में नहीं पढ़ते हो अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। घर बनाने के लिए, घर के रिपेयर के लिए इंटरेस्ट लिया, या फिर आपने मशीनरी खरीदने के लिए इंटरेस्ट लिया तो उसे लोन लिया तो उसे सेक्शन 32 में पुट टू यूज तक का इंटरेस्ट कॉस्ट में ऐड कर देते हो, और बाकी का सेक्शन 36 में आपको पीएनएल से रिडक्शन मिल जाती है। इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट 3 हेड्स में होता है। हाउस प्रॉपर्टी, अगर घर के लिए लोन लिया है, अगर असेट के लिए लोन लिया है पीजीबीपी में, और असेट भी कब? जो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी इंटरेस्ट है वो जाता है अदर सोर्सेज हेड के अंदर, ठीक है। फिर एग्जामिनर्स फीस, आप यूं ही मतलब अपार्ट फ्रॉम योर जॉब आप कॉपी चेक करने का काम करते हो या कुछ भी ऐसा काम करते हो तो वो इधर चला गया। वेकेंट लैंड, वेकेंट लैंड से आपको जो रेंट आ रहा है, क्योंकि वेकेंट लैंड के लिए हाउस प्रॉपर्टी ने मना कर दिया था, हाउस प्रॉपर्टी में जब बिल्डिंग होगी तो ही टैक्सेबिलिटी आती है।
एग्रीकल्चर इनकम कौन से एग्रीकल्चर लैंड की जो इंडिया से बाहर है, आउटसाइड इंडिया, बिकॉज इन इंडिया तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड आया, थोड़ा सा लेट हो गया तो उस पर जो इंटरेस्ट आपको मिला है वो भी अदर सोर्सेज हेड की इनकम मानी जाएगी, ठीक है। टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर सैलरी में टैक्स नहीं कर पाए तो इधर आता है, वरना ये इधर आता नहीं है। बट ड्यू टू एनी रीजन आपका कंफ्यूजन हो गया, आपको नहीं समझ में आ रहा, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन में जाता है वैसे तो ये, बट अगर आपने रिट्रेंचमेंट का हिस्सा नहीं बनाया तो हम इस इनकम को एक और जगह दे रहे हैं अदर सोर्सेज हेड में, ठीक है। बट जनरली लोग क्या करते हैं, रिट्रेंचमेंट की तरफ जाएंगे बिकॉज उधर उनको एग्जेम्पशन भी मिलती है। 5 लाख तक की तो बेसिक लिमिट है ही, और उसके अलावा 2 एग्जेम्पशन और हैं, ठीक है। फिर कोई एडवांस मनी फोरफीट करा है आपने, तो एडवांस मनी फोरफीटेड भी 2 हेड्स में जाता है, कैपिटल गेन में भी जाता है और अदर सोर्सेज में भी जाता है, ठीक है। उसके अलावा यूलिप एंड कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर एग्जेम्प्ट नहीं है तो कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब, ठीक है। नाउ सबसे पहला इनकम से शुरू करते हैं, कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम क्या होती है? कैजुअल इनकम यानी कि वो इनकम जो आपके कौन से नेचर की है, आपने लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस हॉर्सेस, कार्ड गेम्स या फिर इसी टाइप के किसी और गैम्बलिंग या बेटिंग नेचर के गेम से अर्न करी है। मतलब सिंपली आपकी किस्मत की कमाई हो गई आपकी कैजुअल इनकम। ये वो इनकम होती है जो रोज रोज नहीं होती। अब इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी? 115 डबल बी और 115 बीबीजे। बीबीजे के अंदर आता है आपका ऑनलाइन गेमिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी कैजुअल इनकम है वो जाती है 115 डबल बी के अंदर। रेट क्या रहती है? 30% और इधर भी सेम 30%। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है कि आपको कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा। कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आपने करा है कैजुअल इनकम के लिए तो वो अलाउ नहीं होगा। कैजुअल इनकम से आपको कोई भी खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपको चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन का फायदा नहीं ले सकते। मतलब वो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख वाला कोई बेनिफिट नहीं ले सकते आप, ठीक है। और कोई भी लॉसेस वाला पॉइंट तो इधर आ ही गया। एक चीज जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है वो है ग्रॉसअप वाला कॉन्सेप्ट। आपको जो गिवन रहती है वो आपको नेट बताते हैं कि आपको इतना लॉटरी से इनकम रिसीव हुई है। आपको जो इनकम रिसीव हुई है वो टैक्स काट करके रिसीव होती है, तो आपको क्या करना है? ग्रॉसअप करना है उसको। अगर रिसीव्ड दे रखा है ना, रिसीव्ड दे रखा है दैट मींस टैक्स काट करके ही मिली है आपको। और अगर डायरेक्टली ग्रॉसअप दे रखा है क्वेश्चन में तो फिर ये काम नहीं करना। दोनों तरीके से हो सकता है, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। क्वेश्चन में ग्रॉसअप दे रखा है या फिर नेट दे रखा है। अगर नेट दे रखा है तो आप उसको ग्रॉस करोगे। कैसे ग्रॉस करा जाता है? जो भी अमाउंट रिसीव हुआ वो डिवाइडेड बाय 100 माइनस आपका टैक्स कितने परसेंट के बराबर है इनटू 100%। 100% पे लाओगे पहले उसको। तो इस पे क्योंकि 30% है तो दैट मीन्स ये अमाउंट कितने के बराबर हो गया? आपका 70% के बराबर हो गया। ये 70% के बराबर है तो टोटल 100% के बराबर आपको कितनी विनिंग हुई होगी। ओके, डन। आपको ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस जो है वो कैजुअल इनकम नहीं होती है। जो घोड़े दौड़ाता है उसकी जो इनकम होती है वो भी कैजुअल इनकम नहीं होती है, ठीक है। और ग्रॉसिंग की टीडीएस की जो रेट लगती है वो लगती है इसके ऊपर 30%। 10,000 से ऊपर की इनकम पर ही टैक्स लगता है। 10,000 तक इस पे टैक्स नहीं लगता। ये आपने टीडीएस के अंदर भी पढ़ा है। टीडीएस में भी ये लिमिट आती है कि 10,000 तक आपको टैक्स नहीं लगाना, 10,000 के ऊपर ही टैक्स लगेगा। ऑनलाइन गेम्स के अंदर नेट विनिंग इन अ पर्सन्स यूजर अकाउंट, आपके अकाउंट में नेट कितना पैसा आया है उस बेसिस पर टैक्स लगता है। और इसके अंदर 100 रुपए करके आपको एग्जेम्पशन दी जाती है ना। अगर आपका डेली विड्रॉल 100 रुपए तक का ही है इन अ मंथ, 100 रुपए इन अ मंथ है तो आप पे टैक्स नहीं लगाएंगे। जैसे ही एग्रीगेट 100 रुपए को एक्सीड करेगा तब जाकर के टैक्स लगेगा ऑनलाइन गेमिंग के केस में, ठीक है। अभी आगे
सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब कि आप कंपनी के लिए बहुत ही खास इंसान हो, आपका कंपनी इंश्योरेंस करवा रही है। इसका ट्रीटमेंट 3 हेड में होता है। अगर एम्प्लॉय को मिल रहा है मैच्योरिटी अमाउंट तो सैलरी हेड में जाएगा, एम्प्लॉयर को मिल रहा है तो पीजीबीपी हेड में जाएगा, और अगर एम्प्लॉय के परिवार को मिल रहा है तो आईएफओएस हेड में जाता है। ये था कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का ट्रीटमेंट। ठीक है, कैजुअल इनकम हो गया, कीमैन इंश्योरेंस हो गया। कैजुअल इनकम में एक ही बात ध्यान रखनी है, 30% और आपको ग्रॉस अप करना है। सिंपल, बस इतना सा काम। कोई भी खर्चे की रिडक्शन नहीं मिलेगी, और कीमैन के अंदर आप अदर सोर्सेज में लेके जाओगे अगर फैमिली को रिसीव हो रहा है तो। आगे नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन और इनहैंस्ड कॉम्पेंसेशन। इनहैंस्ड कॉम्पेंसेशन या कॉम्पेंसेशन किस केस में मिलता है? जब भी गवर्नमेंट या कोई लॉ के थ्रू आपकी प्रॉपर्टी कंपल्सरीली एक्वायर कर ली जाती है तो उस कॉम्पेंसेशन का ट्रीटमेंट होता है कैपिटल गेन हेड में, और उसपे जो इंटरेस्ट आता है उसका ट्रीटमेंट होता है अदर सोर्सेज हेड में। फिक्स्ड डिडक्शन है 50% की। एक्चुअल खर्चा चाहे कितना भी लगा हो, 50 से कम 50 से ज्यादा, हम आपको फिक्स्ड यानी कि एक तरीके से 50% फ्लैट मान लीजिए, फ्लैट डिडक्शन मिलती है 50% की, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। डन? कोई डाउट था इसमें? फिर एडवांस मनी फोरफिटेड। एडवांस मनी फोरफिटेड 1/4/2014 के बाद वाला जितना भी है वो जाता है अदर सोर्सेज हेड में, और उससे पहले वाला कहां जाता है? कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में क्या ट्रीटमेंट होता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कम कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को रिड्यूस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम होना मतलब हमारा नुकसान। ठीक है, अभी एडवांस मनी फोरफिटेड क्या होता है? आपने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, सामने वाले इंसान ने आपको पैसा नहीं दिया, तो जितना एडवांस दे रखा था उतना एडवांस आपने फोरफिट कर लिया। डेट ध्यान रखना बस, 1/4/2014 के बाद का है, ऑन और आफ्टर 1/4/14 है अदर सोर्सेज में जाएगा, बिफोर है तो कैपिटल गेन हेड में जाएगा। हाँ जी, टैक्सेबिलिटी ऑफ फैमिली पेंशन। डिडक्शन आपको मिलेगी 1/3 ऑफ सच इनकम, मतलब जितना फैमिली पेंशन रिसीव हुआ वो, या फिर 15,000 विच एवर इज लोअर। और अगर आप ऑन ड्यूटी आपकी डेथ हुई है या फिर आपको इनमें से कोई से भी अवार्ड्स रिसीव हुए हैं तो आपको तो डेथ के बाद में, ऑफकोर्स आपको तो नहीं, आपकी फैमिली को, ठीक है, तो आपकी विडो या आपके चिल्ड्रन या आप जिसको भी नॉमिनेटेड हेयर बना करके गए थे उसको जो पेंशन का अमाउंट रिसीव होगा वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। एमएलएज और एमपीज को जो पैसा मिलता है वो भी अदर सोर्सेज में उनकी इनकम मानी जाती है, लेकिन जो डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। अभी नेक्स्ट, इंटरेस्ट इनकम। जो इंटरेस्ट इनकम सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है वो तो एग्जेम्प्टेड ही हो गई, वो तो अदर सोर्सेज में भी कंसिडर नहीं करी जाएगी। अब आईएफओएस के अंदर कौन सी इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होती है? तो टैक्स सेविंग्स बॉन्ड, आपको पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के ऊपर जो पैसा आ रहा है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसको आप एटीसी में भी पढ़ते हो, इन सबको आप एटीसी में पढ़ते हो, ये सब एटीसी में डिडक्शन भी मिलती है, बट इंटरेस्ट की जो इनकम है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल भी होगी। एफडी भी सेम, और सेविंग्स बैंक अकाउंट को आप पढ़ते हो टीटीए एंड टीटीबी के अंदर। टीटीबी होता है सीनियर सिटीजन 50,000, टीटीए होता है अदर देन सीनियर सिटीजन 10,000। ठीक है, ये सब इंटरेस्ट की इनकम टैक्सेबल होती है अदर सोर्सेज हेड में। अभी सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब होता है डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। डिबेंचर्स और बॉन्ड्स पे आपको जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो अदर सोर्सेज हेड में जाता है। किस हिसाब से? रिसिप्ट और ड्यू, अर्लियर वगैरह नहीं, आप जो सिस्टम फॉलो कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम फॉलोड बाय द असेसी, आप अक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हो या फिर आप कैश बेसिस फॉलो कर रहे हो, असेसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर असेसी कोई सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा, मतलब फॉलो तो ऑफकोर्स करेगा लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है, तो हम क्या मानते हैं? ड्यू बेसिस मानते हैं। ठीक, अभी इसमें भी आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है कि ग्रॉस इंटरेस्ट आता है
टीडीएस की रेट होती है 10% इंटरेस्ट के ऊपर, तो आपको क्वेश्चन में जो गिवन रहेगा कि इतना इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो टैक्स कट के आएगा, उस पे आपको वो 90% के बराबर होगा, उसको 100% के बराबर लेकर के आना है। ठीक है, कुछ इंटरेस्ट होता है जिनपे कोई भी टीडीएस नहीं कटता, कोई भी टीडीएस नहीं कटता, दैट मींस इनके ऊपर आप ग्रॉसअप वाला काम नहीं कर सकते। तो कौन कौन? 8% टैक्सेबल सेविंग्स बॉन्ड, 7.75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड एंड वाइडली हेल्ड कंपनी। वाइडली हेल्ड कंपनी यानी कि पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी के केस में 5,000 तक का एग्रीगेट इंटरेस्ट जो है वो एग्जेम्प्ट होता है। ओके, तो ये आपका 8% और 7.75% अप टू 10,000 नो टीडीएस। और जो वाइडली हेल्ड कंपनी है यानी कि पब्लिक कंपनीज जो होती है, ये जनरली होती है अनलिस्टेड वाली, तो इन पे 5,000 तक की लिमिट है। ठीक है, अभी आगे गिफ्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तोहफा। ठीक है, तोहफा दिया आपने किसी को, सबसे पहली बात तो तोहफा होता क्या है? तो आप किसी को या तो कैश दे दो, लिफाफे पकड़ा करके आते हैं ना, तो कैश, चेक, ड्राफ्ट, इन सबको हम कैश ही मानते हैं, ये मनी के इक्विवेलेंट ही हैं, मनी और मनी इक्विवेलेंट्स। ठीक है, फिर मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या गिफ्ट आता है? तो मूवेबल प्रॉपर्टी में शेयर्स एंड सिक्योरिटीज तोहफा होती है, ज्वेलरी तोहफा होती है, बुलियन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर एंड एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, यही गिफ्ट होता है। इसके अलावा अगर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी आप दे रहे हो तो किसी भी हेड में गिफ्ट नहीं माना जाता। सारे हेड्स के अंदर आप जो गिफ्ट पढ़ते हो ना, वो गिफ्ट की डेफिनेशन लास्ट हेड में दे रखी है अदर सोर्सेज में, गिफ्ट माना ही इन्हें जाता है। ठीक है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप किसी को तोहफे में देते हो, यानी कि आपने जमीन दी या फिर बिल्डिंग दी या जमीन के साथ बिल्डिंग दी, बहुत बढ़िया, बहुत पुराना याराना लगता है। ठीक है, तो अब इनकी टैक्सेबिलिटी पढ़ते हैं। क्या टैक्सेबिलिटी होती है? मनी के केस में होल और एग्रीगेट अमाउंट अगर 50,000 से एक्सीडिंग है तो आप पे गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी आ जाती है। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में दो चीजें देखनी है, विदाउट कंसिडरेशन है या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। अगर आपने किसी को मूवेबल प्रॉपर्टी फोकट में दी है, जैसे मान लेते हैं कि आज आपने किसी को डायमंड का नेकलेस फोकट में गिफ्ट कर दिया, तो एफएमवी प्रॉपर्टी की, उस डायमंड के नेकलेस की एफएमवी अगर 50,000 को एक्सीड कर रही है तो टैक्सेबल। इनएडिक्वेट हाँ फुली होता है। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के केस में क्या होता है? एफएमवी और कंसिडरेशन का डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस अगर 50,000 से ज्यादा है तो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। एंटायर डिफरेंस इज टैक्सेबल बोलते हैं इन केस में, और ऊपर वाले अमाउंट्स में कंप्लीट अमाउंट इज टैक्सेबल। ठीक है, अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है? अच्छा, मनी और मूवेबल जो है ना, इसमें आप एग्रीगेट लेते हो टोटल, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होता है तो आप प्रॉपर्टी वाइज कंसिडर करते हो, ईच यूनिट, हाँ सेपरेट यूनिट वाइज कंसिडर करते हो। प्रोविजन इसमें भी सेम है, विदाउट कंसिडरेशन एसडीवी अगर एक्सीड कर रही है 50,000 को, ईच प्रॉपर्टी की देखनी है तो टैक्सेबल। और अगर डिफरेंस मतलब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन की बात है तो आपको चेक करना है एसडीवी और कंसिडरेशन का डिफरेंस कहां तक का अलाउड है, 50,000 या फिर 10% ऑफ कंसिडरेशन। ईच प्रॉपर्टी वाइज आपको ये चेक करना है, समझे? प्रॉपर्टी वाइज आपको ये चीज चेक करनी है। कंसिडरेशन वाली जो बात है, एसडी इधर देखो, आप इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के केस में आपको क्या चेक करना है? सबसे पहली चीज 50,000 फिक्स लिमिट, और दूसरी चीज जो भी एक्चुअल कंसिडरेशन है ना उसका करो आप 10%। दोनों में से जो भी हायर है ना, इतना डिफरेंस अलाउड है, इतना डिफरेंस अलाउड है। किनके बीच में डिफरेंस? एसडीवी और एक्चुअल कंसिडरेशन। लेकिन अगर डिफरेंस इन दोनों में से जो भी ज्यादा आ रहा है
उसको एक्सीड कर गया तो एंटायर डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी इधर एसडीवी के केस में ना आपको कैपिटल गेन का 110% वाला प्रोविजन भी चेक करना है। ठीक है, वो जरूर ध्यान रखना, वो अगर चेक नहीं करा तो ये पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा कि एक्चुअल कंसिडरेशन कभी क्या लेनी होती है। ठीक है, गिफ्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स या रॉ मटेरियल, क्योंकि ये तो बिजनेस के लिए हम लेते ही हैं, वो गिफ्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन सेम नहीं है तो हम ये चीज कैपिटल गेन में भी पढ़ के आए थे कि अगर आपको थोड़ा सा भी अमाउंट अगर रजिस्ट्रेशन वाली डेट पे मिल जाता है तो हम उसी को, डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली पे मिल जाता है तो हम उसी को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, एसडीवी फिर उसी दिन की लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गिफ्ट में एग्जेम्प्टेड गिफ्ट क्या होते हैं? आपको रिश्तेदार से कोई तोहफा मिल रहा है, आपको आपके सबसे अच्छे दिन पे कोई तोहफा मिल रहा है, ठीक है, मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल, ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल, अंडर अ विल या इनहेरिटेंस आपको कुछ मिल रहा है, इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ, मतलब कोई आदमी मरता मरता तुमको कुछ दे गया। ठीक है, ठीक है, इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ मतलब आदमी मरते मरते तुमको सौंप गया अपनी तिजोरी की चाबी, जैसे वो माला, पता नहीं कौन सी मूवी थी, गोलमाल नहीं, भागम भाग, भगवान जाने कौन सी थी वो, डब्ल्यू नहीं, माला माल वीकली नहीं थी, धमाल, बड़ा सा डब्ल्यू होगा, उसके नीचे खजाना है, ऐसा करके। ठीक है, लोकल अथॉरिटी से, आज मान लेते हैं कि तुमने ना 12th में या सीएमए में अच्छा परसेंटेज लेकर के आ गए तो तुमको एक स्कूटी गिफ्ट कर दी लोकल अथॉरिटी ने, तो लोकल अथॉरिटी वालों ने, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज, कैश दे दिया 50,000, स्कूटी तो चलो डेफिनेशन में नहीं आई लेकिन 50,000 दे दिया तो वो आ जाएगा। ओके, इसके अलावा कोविड-19 में अगर आपको कुछ भी मिला है, भाई आपका एम्प्लॉयर आपको कोविड-19, आप बड़ी भयानक बीमारी से ग्रस्त हो गए हो, है ना, तो बाय मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, ये सब फिर कोविड-19 का ही है। कोविड-19 के चलते अगर आपको कुछ मिल रहा है तो, जो कि अब नहीं है और आना भी नहीं चाहिए सच्ची में। ये सारे वन टाइम रीड वाले टॉपिक्स थे, इसके बाद में एग्जेम्प्टेड गिफ्ट में यहाँ तक का टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अभी इसके बाद रिश्तेदार का क्या मतलब है? सो सबसे पहला सबसे अहम रिश्तेदार आपका स्पाउस, आपकी, ठीक है, फिर ब्रदर सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, कोई भाई बहनों को तो मत भूलो स्पाउस के आने के बाद। ठीक है, फिर उनके भी बीवी और पति, ब्रदर, भाई और बहन, तो ब्रदर एंड सिस्टर आपके खुद के भाई बहन और आपके बीवी या पति के भाई बहन। ठीक है, ऐसा, हाँ, बीवी या पति, अब ये एक ही बात है, तुम्हारा जो भी आएगा। ठीक है, अभी ब्रदर और सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट ऑफ इंडिविजुअल, आपके जो मम्मी पापा हैं उनके भाई बहन, ठीक है, आपके ताऊजी ताईजी वगैरह करके, ताऊजी मतलब ताईजी वगैरह नहीं, ठीक है, और एनी लीनियल असेंडेंट और लीनियल डिसेंडेंट, लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट बनते हैं जो मेल मेंबर होता है उसके कंटिन्यूएशन में। ठीक है, जैसे सन एंड डॉटर, फिर डॉटर को तो मारो गोली, सन पे आएंगे, सन से आगे जाएगा सन डॉटर, ऐसा करते करते। ठीक है, गलत है वैसे तो, ये क्या करें, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, बताओ। नहीं, आगे टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड इनकम, ये बेसिकली डिविडेंड क्या होता है, ये डीम डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो सिंपल, इसके लिए आप बस एक चीज याद रख लो, ये अलग अलग इतना याद नहीं रखना, शुरुआत के जो 1 2 3 और ये वाला जो है 4, इस केस में क्या होगा, इस वाले केस में आपके जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से आप बांट रहे हो ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, उसमें से आप जो भी हिस्सा दे रहे हो उसे हम डिविडेंड मान लेते हैं। सिंपल, इसको अलग अलग कुछ नहीं देखना, क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से दिया है, हम डिविडेंड मान लेंगे और अदर सोर्सेज में टैक्स कर देंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है लास्ट वाला, एडवांस और लोन बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी बोला जाता है प्राइवेट कंपनीज को। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि आप जो हो
आप एक कंपनी में 20% और मोर वोटिंग पावर होल्ड करते हो, दैट मीन्स आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और वो कंपनी आपको लोन या एडवांसेस देती है, उसे डिविडेंड माना जाता है। पहला केस तो ये। दूसरा केस, आप किसी फर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हो और जो कंपनी है ना वो उस फर्म को लोन या एडवांस दे रही है, तो भी डिविडेंड माना जाता है। बात समझे? इसको पढ़ते हैं एक बार। टू अ शेयर होल्डर बीइंग बेनिफिशियल ओनर 10% और मोर, और इधर आ गया 20% और मोर, मतलब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एंड वोटिंग पावर अगर आप रखते हो तो, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। या तो आप सीधा कंपनी में ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हो, या फिर आप किसी ऐसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हो जिसको कंपनी लोन दे रही है, तो वो डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया अपना नेक्स्ट, शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ एफएमवी टू बी ट्रीटेड एज इनकम। इसमें क्या करना है, सीधा टैक्सेबिलिटी इधर आएगी, इशू प्राइस माइनस एफएमवी। अगर आपने शेयर्स इशू करे हैं प्रीमियम पे, तो प्रीमियम पे इशू करने पे क्या होता है, इधर फेस वैल्यू एफएमवी इशू प्राइस कितनी है 130, दैट मींस प्रीमियम पे इशू हुआ है। अभी हमें क्या देखना है, इशू प्राइस और एफएमवी का जो डिफरेंस है, इशू प्राइस है 130, एफएमवी है 120, ये जो डिफरेंस है ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेज हेड में। ठीक है, पर ये कब लगता है, जब आप शेयर्स प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, केवल तभी। अगर आपने पार पे या डिस्काउंट पे इशू करा है, डिस्काउंट पे तो वैसे ही नहीं आएगा और पार के केस में भी नहीं आएगा, क्योंकि कोई आपके इनकम नहीं होती एक्स्ट्रा। ये पूरा एग्जाम्पल उसी का था। अभी एक बेसिक ये भी कवर कर लेते हैं इसमें, डिडक्शंस अलाउड। कौन सी डिडक्शंस आपको अलाउेबल होती हैं, तो ये वैसे जनरल जो है ना, अभी ये जितने भी सेक्शंस हैं ये आपके पीजीवीपी से ही उठाए गए हैं। डिडक्शंस अलाउेबल यानी कि सेक्शन 57, सबसे पहला डिविडेंड इनकम के केस में, इन केस ऑफ डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट का अगर कोई खर्चा है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर आपको 20% अलाउड होता है। जो मैंने एक एक्स्ट्रा पीडीएफ शेयर करी थी, याद है, अदर सोर्सेज के क्वेश्चंस की, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। 20% आपको डिडक्शन अलाउ हो जाती है, 20% आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, डन। बाकी सारा इसके अंदर नॉर्मल है। एक ये भी देख लो आप, इनकम टू बी चार्ज फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर विद और विदाउट बिल्डिंग। मतलब सबलेटिंग वाला जो है, जब सबलेटिंग का केस होता है तो आपने जो रेंट पे करा है उसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन था उसके अंदर, वो पीडीएफ अगर आपने सॉल्व करी है तो उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ओके, नेक्स्ट, डिडक्शन नॉट अलाउेबल, सेक्शन 58। ये सेम टू सेम पीजीवीपी वाला है, पर्सनल नेचर का एक्सपेंस है, अलाउ नहीं होगा। इंटरेस्ट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर आपने इंटरेस्ट पे करा है बिना टीडीएस काटे, अलाउ नहीं होगा। बिल्कुल सही, वेरी नाइस। पेमेंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरीज, वही सेम आउटसाइड इंडिया, ये भी अलाउ नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है, ये वही सेम बात बोल रहा है, 30% ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो 30% इन केस ऑफ रेजिडेंट एंड 100% इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। बाकी की ये सब आपके वही पीजीवीपी वाले सेक्शंस हैं, 10,000 वाला सेक्शन, और ये वो एफएमवी वाला रिलेटेड पर्सन को देते हो। तो इसी के साथ हमारा अदर सोर्सेज हेड जो है वो समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।